नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे राहत पैकेज में हो रही देरी की, केंद्र से सोनिया गांधी की बड़ी मांग की, जानेंगे कि पीएम के गुजरात मॉडल पर क्यों उठे सवाल और क्या कर्मचारियों के वेतन से खजाना भरेगी सरकार, और आखिर में बात फिट इंडिया के चौंकाने वाले अनुमान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मोदी सरकार पर बरसे कांग्रेस शासित राज्यों की सीएम फंड न देने का लगाया आरोप। भूपेश बघेल और अमरिंदर सिंह बोले, सरकार ने अभी तक नहीं दिया जीएसटी का बकाया। पूर्णबंदी से प्रभावित हुए देश के करीब 4 करोड़ कामगार, विश्व बैंक की रिपोर्ट में खुलासा। पिछले कुछ दिनों में शहरी केंद्रों से ग्रामीण इलाकों में गए 50 से 60 हजार लोग। कामगारों को घर भेजने के लिए उद्धव सरकार ने तेज की कवायद, रेलवे से मांगी मदद। केंद्र ने खारिज की थी उद्धव की स्पेशल ट्रेन चलाने की अपील। मौजूदा मुसीबत में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों के लिए हरियाणा सरकार की घोषणा, सभी पत्रकारों को मिलेगा 10 लाख का बीमा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया ऐलान। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन शेयर बाजार में दिखी तेजी, सेंसेक्स 484 अंक उठकर हुआ बंद। 127 अंकों की तेजी के साथ 9314 अंक पर बंद हुआ निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हालात सुधारने के लिए देशवासियों से पूर्णबंदी का पालन करने को कह रहे हैं, लेकिन इस पूर्णबंदी से जो लोग भारी परेशानी झेल रहे हैं उनके लिए कोई ऐलान नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि विपक्ष भी केंद्र को घेर रहा है। लेकिन इन सबके बीच अब सभी की नजरें पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक पर टिक गई हैं, जो कल यानी शुक्रवार को होने वाली है। तो आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव जी। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में लागू पूर्णबंदी ने काम बंदी कर दी है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, कारोबार भी ठप हो चुका है, जिसका असर सीधा अर्थव्यवस्था पर देखा जा रहा है और उद्योग जगत सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। अब लोगों में एक आस जगी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दोपहर 12 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक करेंगे। इसमें अर्थव्यवस्था के लिए राहत पैकेज पर विचार हो सकता है। पीएम मोदी बैठक में मौजूदा स्वास्थ्य हालात से निपटने के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही इस दौरान दूसरे आर्थिक पैकेज पर भी फैसला हो सकता है। इस बैठक में वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल होंगे, जिसमें एमएसएमई के लिए राहत पर भी चर्चा होगी। साथ ही प्रधानमंत्री अन्नदाताओं की आमदनी और कृषि समस्या पर भी चर्चा करेंगे। राहत पैकेज से एमएसएमई, एक्सपोर्ट, एविएशन, कंस्ट्रक्शन समेत उन सेक्टर को राहत मिलेगी जिनमें बड़ी तादाद में श्रमिकों की जरूरत होती है। केंद्र सरकार एमएसएमई को 20,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने की तैयारी कर रही है। सरकार ऐसे एमएसएमई को टर्न अराउंड कैपिटल देगी, जो तालाबंदी खत्म होने के बाद अपने कारोबार को नए सिरे से शुरू कर सकें। अब कल की बैठक के बाद मोदी सरकार राहत की घोषणा करेगी या नहीं, ये देखना होगा। अब रुक करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, मौजूदा वक्त में जहां उद्योग जगत राहत पैकेज की राह देख रहा है, तो वहीं मोदी सरकार में बैठकों का दौर ही खत्म नहीं हो रहा है और अब कल पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भी बैठक होनी है, जिसमें राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है। आपको क्या लगता है, आखिर सरकार इतना वक्त क्यों लगा रही है? देखिए प्रिया, राहत पैकेज को लेकर कई दिनों से चर्चा चल रही है। इससे पहले भी पीएम और वित्त मंत्री के बीच कई मुलाकातें हो चुकी हैं और हर मीटिंग से पहले यही खबर आती है कि सरकार राहत पैकेज पर विचार कर रही है, जल्द घोषणा होगी। जब लॉकडाउन का पहला फेज शुरू हुआ था तो आपको याद होगा कि 26 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज की घोषणा की थी। 1,70,000 के उस राहत पैकेज से कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं ये बताने की जरूरत शायद नहीं है, क्योंकि चाहे मनरेगा में मजदूरी बढ़ाने का मामला हो या किसानों को सालाना 6,000 रुपए देने की बात हो, मदद की बात हो, ये योजनाएं पहले से इस देश में लागू हैं। अगर पहला राहत पैकेज फायदेमंद होता और उससे आम गरीब जनता को राहत मिल रही होती तो फिर से किसी राहत पैकेज की बात ही नहीं आती। मतलब साफ है कि सरकार के पास इस पूरे लॉकडाउन को लेकर कोई रोड मैप पहले से नहीं है और न ही कोई विजन है। देश की अर्थव्यवस्था हम लोग देख रहे हैं कि रसातल में जा रही है, जीडीपी माइनस में जाने को तैयार है और रुपया कमजोर हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल की कीमत वैश्विक बाजार में पानी से भी कम है, लेकिन सरकार को उसका जबरदस्त फायदा मिल रहा है, तिजोरी भर रही है। मगर देश की अर्थव्यवस्था कैसे संभले, इसकी चिंता करने वाला इस सरकार में कोई नहीं दिखाई दे रहा है। कई जाने माने अर्थशास्त्रियों ने समय समय पर सरकार को नसीहत भी दी है, चेताया है, लेकिन मोदी सरकार शायद किसी और रोड मैप और विजन के साथ काम करके 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करना चाहती है। मगर तब तक देश और गरीब हो चुका होगा। जो पहले से गरीब हैं उनकी जीवन लीला समाप्ति की कगार पर आ चुकी होगी। इसीलिए बार बार पीएम और वित्त मंत्री की मीटिंग
मीटिंग पर सबकी निगाहें टिक जाती हैं कि शायद कोई अच्छी खबर इस देश की गरीब जनता की भलाई में आ जाए। अब देखना यह है प्रिया कि कल की मीटिंग के बाद क्या कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। देश को भारी स्वास्थ्य मुसीबत से बाहर निकालने के लिए भले ही पूरा विपक्ष मोदी सरकार के साथ नजर आ रहा हो, लेकिन सरकार के कुछ ऐसे फैसले भी हैं जो विपक्ष को नाराज कर रहे हैं। और ऐसा ही एक मामला है पीपीई किट का। और अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीपीई किट की कमी और खराब गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए हैं। देश को मुसीबत से बाहर निकालने के लिए विपक्ष सरकार को एक के बाद एक कई सुझाव दे चुका है, लेकिन बावजूद इसके सरकार की लापरवाही सामने आ रही है, जिसे लेकर विपक्ष सरकार से सवाल भी पूछ रहा है। जी हां, अब कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर पीपीई किट की कमी और खराब गुणवत्ता का सवाल उठाया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने पीपीई किट की खराब क्वालिटी पर चिंता जाहिर की है और साथ ही कहा कि देश में स्वास्थ्य मुसीबत के मद्देनजर टेस्टिंग अभी बहुत कम संख्या में हो रही है। ये काफी चिंता की बात है। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि हमने बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि टेस्टिंग का कोई विकल्प नहीं है, इसके बावजूद भी टेस्टिंग कम हो रही है और पीपीई भी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। हमने काफी सुझाव दिए, लेकिन सरकार उनको अमल में लाने के लिए कोई सक्रियता नहीं दिखा रही है। बैठक में सोनिया गांधी ने चिंता जताई कि गरीब अन्नदाता परेशान हैं। उन्होंने मांग की है कि इनके खाते में तुरंत 7,500 रुपए ट्रांसफर किए जाने चाहिए। खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं। सोनिया गांधी ने कहा कि हमें इस मुसीबत से लड़ने वाले लोगों को सलाम करना चाहिए। अन्नदाताओं का मसला उठाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पूर्णबंदी की वजह से ये लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। कमजोर और अस्पष्ट खरीद नीतियों के अलावा सप्लाई चेन में आ रही दिक्कतों ने अन्नदाताओं को बेहाल कर दिया है। उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। गरीब और बेरोजगार हो चुके लोगों के घर लौटने का इंतजाम किया जाए। अब सोनिया गांधी ने मौजूदा हालात पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र के सामने कई मांगे तो रख दी, लेकिन सरकार इन पर गौर करती है या नहीं, ये देखना होगा। अब जब विपक्ष के सुझावों पर भी सरकार ध्यान नहीं देगी तो इन तेवरों का तल्ख होना तय है। वैसे ऐसे ही तेवर तो इस वक्त गुजरात कांग्रेस भी दिखा रही है। दरअसल दिन ब दिन विकराल हो रही मुसीबत से निकलने के लिए राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात की सरकार पर कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने जमकर शब्द बाण चलाए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। देश में मौजूदा स्वास्थ्य हालात से लड़ने के लिए राज्य सरकारें तमाम जतन कर रही हैं। सरकारों ने एडी चोटी तक का जोर लगा दिया है, लेकिन लगातार बढ़ते मामले राज्य सरकारों के उठाए गए कदमों को धत्ता बता रहे हैं। गुजरात में भी हालात दिन ब दिन चिंताजनक होते जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस ने सरकार की कार्यशैली को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की माने तो गुजरात सरकार ने राज्य में जानबूझकर टेस्टिंग कम कर दी है। उन्होंने ट्वीट किया, यह है मोदी का झूठा गुजरात मॉडल। गुजरात बढ़ते मामलों के बाद देश में पहले स्थान पर न पहुंचे, इसी वजह से गुजरात सरकार ने फैसला किया है कि टेस्टिंग की संख्या कम कर दी जाएगी। बस इसी तरह झूठ और फरेब दिखाकर मेरे भारत को बीजेपी ने ठगा है। इसके अलावा हार्दिक पटेल ने राज्य सरकार पर जिम्मेदारी से भागने का भी आरोप लगाया है और राज्य में स्वास्थ्य सुविधा शून्य होने की बात कही है। इसके साथ ही हार्दिक ने लगातार खराब होते हालात को लेकर भी चिंता जाहिर की है। ऐसे में अब सरकार कांग्रेस के शब्द बाणों और मौजूदा मुसीबत से निपटने के लिए क्या ठोस रास्ता अपनाती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। जब पीएम के गृह राज्य से ऐसी खबरें आएंगी तो सवाल तो उठेंगे ही। वहीं एक सवाल तो इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत में भी मुखर हो रहा है और वो ये कि सिंधिया जन समर्थकों की शिवराज कैबिनेट में एंट्री करवाकर गदगद हो रहे हैं, वो कब तक इस पद पर काबिज रहेंगे? क्योंकि सियासी गलियारों में चर्चाएं जोरों पर हैं कि ये दोनों नेता जल्द अपनी कुर्सी से हाथ धो सकते हैं। तो क्या है इसके पीछे की वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भले ही अपनी पुरानी कैबिनेट के मंत्रियों के ऊपर सिंधिया खेमे को तरजीह देनी पड़ी हो और 5 में से 2 मंत्री सिंधिया खेमे के बनाने पड़े हों ताकि सरकार में संतुलन बरकरार रखा जा सके। लेकिन सवाल है कि आखिर ये कब तक संभव है? सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि सिर्फ 6 महीने में सिंधिया खेमे से मंत्री बनाए गए 2 नेताओं की छुट्टी हो सकती है। दरअसल सिंधिया खेमे के जिन 2 नेताओं तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री
मंत्री बनाया गया है उन्हें 6 महीने में मंत्री पद से हाथ धोना पड़ सकता है। आपको याद दिला दें कि इन दोनों नेताओं की कांग्रेस से बगावत के बाद विधानसभा सदस्यता खारिज कर दी गई थी और ये अब दोनों नेता विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। अगर इन दोनों को मंत्री पद पर बने रहना है तो 6 महीने के भीतर चुनाव जीतना होगा, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए उपचुनाव समय पर होने की संभावना कम ही नजर आ रही है। तुलसीराम सिलावट इंदौर की सांवेर सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे और कमलनाथ सरकार में मंत्री भी बनाए गए थे। वहीं गोविंद सिंह राजपूत सागर जिले की सुर्खी सीट से चुनाव जीते थे। इन्हें भी कमलनाथ सरकार में मंत्री बनाया गया था, लेकिन बाद में दोनों नेताओं ने 20 अन्य विधायकों के साथ कांग्रेस से त्यागपत्र देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद अब शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नेताओं को उपचुनाव में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। अगर वो जीतने में कामयाब नहीं होते तो फिर ऐसे में उनका मंत्री पद छिन सकता है। अब शिवराज कैबिनेट से सिंधिया समर्थकों की छुट्टी होती है या नहीं, ये देखना होगा। वहीं देखना ये भी होगा कि अर्थव्यवस्था पर पड़े बुरे प्रभाव के बीच सरकार के नए फरमान का क्या असर होता है। दरअसल मौजूदा हालात में सरकार का खजाना खाली हो चुका है। इसी बीच सरकार ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो आखिर क्या है वो फैसला, इस रिपोर्ट में देखिए। जब खजाना खाली हो और अचानक बड़ी मुसीबत सामने आ जाए तो फिर उससे पार पाना किसी भी सरकार के लिए चुनौती से कम नहीं रहता। ठीक ऐसा ही हाल इस वक्त मोदी सरकार का नजर आ रहा है। जर्जर अर्थव्यवस्था का मौजूदा मुसीबत के बाद बंटाधार होना तय माना जा रहा है और अब सरकार को अपना खजाना भरने की सोच रही है। दरअसल सरकार ने अब केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए पर रोक लगा दी है, जो 1 जुलाई 2021 तक जारी रहेगी। इसके अलावा कर्मचारियों को 1 जुलाई 2020 से जो एडिशनल डीए मिलना था उसको भी नहीं दिया जाएगा। ये आदेश केंद्रीय कर्मचारी और केंद्र सरकार से पेंशन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। अब आगे सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को डीए कब देगी, ये तो 1 जुलाई 2021 को ही साफ हो पाएगा। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं है जब सरकार ने मौजूदा हालात को देखते हुए इस तरह का कदम उठाया हो। इससे पहले सरकार ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसदों और मंत्रियों की सैलरी में 30% की कटौती का भी ऐलान किया था। साथ ही सांसद निधि को भी 2 साल के लिए रोक दिया था। इसके अलावा सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हुए कच्चे तेल के दामों से भी जनता को राहत देने की बजाय अपना खजाना भरती नजर आ रही है। पीएम केयर्स फंड में भी कई जानी मानी हस्तियों के साथ जनता अरबों का दान कर चुकी है। कहीं न कहीं अगर मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को लेकर समय रहते सही नीतियां बनाती तो उसके सामने परेशानियां थोड़ी कम होती। उम्मीद करेंगे कि आगे सरकार अपनी रणनीति पर विचार करेगी और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। और बुलेटिन के आखिर में बात फिच इंडिया के चौंकाने वाले अनुमान की। पूर्णबंदी के बाद देश में आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी हुई हैं। सरकार ने 20 अप्रैल से कुछ रियायतें जरूर दी हैं, लेकिन इससे भी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटती नहीं नजर आ रही है। कई रेटिंग एजेंसियां पहले ही जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा चुकी हैं और अब जो अनुमान फिच ने लगाया है उससे मोदी सरकार की नींद उड़ना तय है। मोदी सरकार के सत्ता संभालने के बाद से अर्थव्यवस्था गर्त में जाती नजर आ रही है। अर्थव्यवस्था पहले ही पटरी से उतर चुकी थी और अब मौजूदा मुसीबत से इसके पूरी तरह से बैठने के आसार बन गए हैं। कई रेटिंग एजेंसियां जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर सरकार को आईना दिखा चुकी हैं, लेकिन इसमें सुधार के लिए सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम उठते नजर नहीं आ रहे हैं। और अब जो अनुमान फिच रेटिंग्स ने लगाया है वो मोदी सरकार की सिरदर्दी बढ़ाने वाला है। फिच रेटिंग्स की माने तो मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 1% से कम रहने वाली है। फिच ने जीडीपी ग्रोथ 0.8% रहने का अनुमान जताया है, जबकि बीते वित्त वर्ष के दौरान फिच ने ये आंकड़ा 4.9% रहने का अनुमान जताया था। अब फिच ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में लगातार 2 तिमाहियों के दौरान नकारात्मक वृद्धि रहेगी। अप्रैल से जून तिमाही के लिए ये -0.2 और जुलाई से सितंबर तक -0.1% रहेगी। इससे अगली तिमाही में वृद्धि दर 1.4% रह सकती है। वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी ग्रोथ में गिरावट की मुख्य वजह उपभोक्ता खर्च में कमी होगी, जो 5.5% से घटकर 0.3% रह जाएगी। तो तमाम रेटिंग एजेंसियों के अनुमान के बाद सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार के पास अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कोई ठोस प्लान मौजूद है? अभी तक देखा जाए तो मोदी सरकार के पास कोई खास रणनीति नहीं नजर आ रही है, जिसके बाद सवाल हर तरफ उठ रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार डूबती अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए कब और क्या कदम उठाती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।